हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द जर्नलिस्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थीम 5 हिस्ट्री का क्लास 11 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में आपने रोमन अम्पायर से लेकर 3 ऑर्डर तक पढ़ा। रोमन अम्पायर के एंड यानी कि डिक्लाइन तक जो 5th सेंचुरी में हुआ, उसके बाद जो अचानक से आपका 3 ऑर्डर आया, जैसे ही रोमन अम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उन यूरोपियन स्टेट्स और सिटीज़ का क्या हुआ। उसके बाद आया 3 ऑर्डर, जहाँ पे क्लर्जी ने डोमिनेट किया, नोबिलिटी थी और लास्ट क्लास थी आपकी 3rd ऑर्डर था, जिसको बोला गया पीजेंट्स, जिसमें सर्फ भी आते थे। उसके बाद एक नया ऑर्डर आया 4th ऑर्डर, जहाँ पे टाउन्स और सिटी और ट्रेडिंग का स्पेशली इस्तेमाल होने लग गया, ट्रेडिंग चालू हो गई। जिसके मिड में ही हम जो पढ़ने वाले हैं कि कल्चर कैसे डेवलप हुआ, कैसे जो आइडियाज़ थे, इंडिविजुअल्स के आइडियाज़ डेवलप किए गए, उस कल्चर के ट्रेडिशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 ऑर्डर जैसा आप जानते हैं कि 9th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक चला था। उसी के मिड में 14th सेंचुरी से बहुत सारे आइडियाज़ इटली जैसे शहर में डेवलप होने लग गए। यूरोप में अब यूरोसेंट्रिसिज्म नाम का एक वर्ड डेवलप होने लग गया कि यूरोप से ही सारी चीज़ें निकली हैं, कि जो इंडिविजुअल ह्यूमन के आइडियाज़ हैं, ह्यूमन के राइट्स हैं, अब वो क्लर्जी से डोमिनेटेड नहीं है। अब हर इंसान पे इतनी शक्ति आ गई है या इतनी नॉलेज आ गई है कि वो इंटेलेक्चुअल बन चुका है। इसी चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले कि कैसे यूरोप ने अपने आप को ट्रांजिशन किया फ्रॉम मिडिवल एज टू मॉडर्न एज। तो आइए इंट्रोडक्शन को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है पहली स्लाइड में कि इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप फ्रॉम 14th टू 17th सेंचुरी। जैसे कि मैंने कहा, 3 ऑर्डर का जो डिक्लाइन होने लग गया था और 4th ऑर्डर स्टार्ट हुआ था, उसी के मिड में 14th सेंचुरी में आपका नए नए कल्चर आने लग गए, अर्बन कल्चर आने लग गए। टाउन्स पीपल बिगान टू थिंक कि हम लोग ज़्यादा सिविलाइज हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल पीपल। वो कहते थे कि जो गांव में लोग रहते थे वो थोड़े कम सिविलाइज हैं एज़ कम्पेयर टू दी टाउन्स पीपल, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग चालू हो गई है। और जहाँ पे भी ट्रेडिंग चालू होगी, नया कल्चर आएगा, ग्लोबलाइजेशन टाइप की एक स्थिति बन जाती है कि जहाँ पे दूसरे एरिया का कल्चर आपके एरिया में आता है, क्योंकि ट्रेडिंग तो रेगुलर है। अ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड। Many towns developed as centers of art and education such as Florence, Venice and Rome of Italy. फ्लोरेंस और वेनिस में ही सबसे ज़्यादा और इटली में ही सबसे ज़्यादा ये ह्यूमनिज़्म का आइडिया या ये आपका टाउन डेवलप होने क्यों स्टार्ट हुए, क्योंकि यही वो शहर थे जो अपने आप को रिपब्लिक बोलते थे। अब यहाँ पे क्लर्जी का यानी कि चर्च के क्लास का कोई भी डोमिनेंस नहीं है, उसका डोमिनेंस बहुत कम हो गया है। अब यहाँ पे ट्रेड्स पीपल, यहाँ पे टाउन्स पीपल का दबदबा ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का कल्चर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है और लोगों के आइडियाज़ ब्रॉडन किए जा रहे हैं। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एट द सेम टाइम मेड बुक्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल। अब मानिए फ्लोरेंस जैसे शहर में, वेनिस जैसे शहर में कहीं पे कोई फिलोसफिकल आइडिया डेवलप होता है, तो अगर बुक्स डेवलप नहीं होगी तो उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कैसे किया जाएगा। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा एक रोल था, जो कि जर्मनी में 1440 एडी के आसपास इन्वेंट हुआ था। जॉनस गुटेनबर्ग ने एक मूवेबल प्रिंटर मशीन बनाई थी, जिसके चलते जितने भी आपके आइडियाज़ थे, जो कोई भी फिलोसोफर या एक इंटेलेक्चुअल पर्सन लिखता था, वो हर जगह जाके स्प्रेड होने लग गए। अब सिर्फ इटली और फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहर नहीं, पूरे यूरोप में ये आइडियाज़ डेवलप हुए थे। ये आइडियाज़ क्या थे? ये आइडियाज़ थे कि कैसे आप एक रिलीजन को अपनी पर्सनल लाइफ से का डोमिनेंस कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलीजन्स आपको करने से रोकती हैं। वो चाह रहे थे कि इंडिविजुअल को अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में ना जाए, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, क्या आपके राइट्स हैं, और कोई भी डिसीजन लिए जाएँ तो वो एक एक किसी के इम्पोजिशन से ना हो। कोई राजा ये ना बोले कि ये तुमको करना ही है और बिना सोचे समझे आप वो चीज़ काम करने लग गए। तो यहाँ पे आप थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट अपने आइडियाज़ को डेवलप कीजिए और अपने बारे में जानिए, जिससे कि आपको सोसाइटी का एक ब्रॉडन स्पेक्ट्रम पता लगेगा कि सिर्फ क्लर्जी, नोबिलिटी और 3rd क्लास नहीं है जिससे हम जी सकते हैं। और भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने इंडिविजुअलिटी पे फोकस की जा सकती हैं। मतलब आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कीजिए, जो आपको करना है आप उसमें उस पर वर्क करिए अंडर दी लॉ। A new sense of history developed in Europe and people divided history as medieval and modern. मिडिवल वो समय था जिस टाइम पे डोमिनेंस था बहुत ज़्यादा क्लर्जी का और नोबिलिटी क्लास का। जैसे ही ये टाउन्स पीपल बिगान टू ट्रेड, जैसे ही ट्रेडिंग टाउन बने, फ्लोरेंस जैसे शहर बने, वेनिस बने, जहाँ पे अब राजाओं का ज़्यादा दबदबा नहीं था, क्लर्जी का नहीं था, और वो खुद अपने आप को रिपब्लिक कहला रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपने आप को मॉडर्न एज में डिस्टिंक्शन देना चालू कर दिया। The development in science and geography broke all the traditional notions of church, like Earth was the center of the solar system. पहले चर्च अपने लेसन्स में ये पढ़ाता था कि अर्थ ही है जो सेंटर है पूरे सोलर सिस्टम का, लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट हुई साइंस की और ज्योग्राफी की, तो ये पता लगा कि रिलीजन की कुछ बातें
भले ही सही हो, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जो कि साइंस और ज्योग्राफी में कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, यानी कि उनकी बातें सही नहीं थी। तो जब इनकी स्टडीज़ फर्दर और स्टार्ट हुई तो पता लगा कि मेडिटेरेनियन सी भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चर्च से बाहर भी जाके ओपन होती हैं। अब उसी समय पे आया आपका रेनेसांस। रेनेसांस आखिरकार था क्या? उस टाइम पे बोला गया कि रेनेसांस था एक रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ व्हाट? रीबर्थ ऑफ इंडिविजुअल, रीबर्थ ऑफ नई सोसाइटी, रीबर्थ उस चीज़ में कि अब हम उस ऑर्थोडॉक्स सोच में नहीं रह रहे हैं, अब हम आगे जाके मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को वैल्यू दे सकते हैं, जहाँ पे हर किसी के राइट के बारे में इज्जत की जाएगी। सोचा जाएगा कि अगर किसी पर्सन को आप परेशान कर रहे हो या किसी का मर्डर भी कर रहे हो तो उसके भी कुछ अपने अधिकार है कि नहीं। अपने आइडियाज़ सिर्फ आप एक स्लेव की तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी और के आइडियाज़, आप अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिस्कशंस, थ्रू डिबेट्स। कि कोई भी बिल अगर कानून बनाया जाए तो उसमें डिस्कशन होना चाहिए। ये नहीं कि राजा ने बोला ये चीज़ होनी चाहिए तो वो होके ही रहेगी, भले ही उसका कोई डिस्कशन हुआ हो या ना हुआ हो। तो यही सारी चीज़ें किस में आई? आपकी रेनेसांस में। कि एक पूरे सोसाइटी का ही रीबर्थ हुआ, एक पूरे सोसाइटी का और इंडिविजुअलिटी का ही एक नया जन्म हुआ। बाय अब ये जो वर्ड था ये किसने इन्वेंट किया, ये किसने प्रपोज किया? ये था जेकब बर्कहार्ट ने इन 1860। ड्यूरिंग द 14th एंड 17th सेंचुरी अ न्यू ह्यूमनिस्ट कल्चर पॉपुलराइज द आइडिया दैट मैन इज एन इंडिविजुअल। मैन किसी ग्रुप का कोई भी पर्सन नहीं है, उसकी खुद की अपनी एक सोच है। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ वर दी सेंटर्स ऑफ द लीगल स्टडीज़। देखिए शुरुआत में जब इटली में स्टार्ट हुआ था ये सारी चीज़ें, तो उस वहाँ पे लीगल स्टडीज़ की वैल्यू ज़्यादा थी। जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ थी सबसे पहले जो खुली वो लीगल स्टडीज़ की थी। क्यों लीगल स्टडीज़ की थी? इसका रीज़न ये था कि जब भी ट्रेड स्टार्ट हुआ, अब ट्रेड अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाए तो वहाँ पे तो किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत होती नहीं है, पर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रेड में बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें कि लॉयर का रोल बहुत था, जिसमें जजेस का रोल था, नोटरी का रोल था। तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहला जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया था ह्यूमनिज्म का, वो था आपका लीगल स्टडी। कुछ समय तक ह्यूमनिस्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते थे, सिर्फ लीगल स्टडीज़ को पढ़ाया जाता था। The term Renaissance man is often used to describe a person with many interests and skills because many of the individuals who became well known at this time were people of many parts। कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द टर्म मीनिंग रेनेसांस मैन। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन जिसको ह्यूमैनिटीज़ के और ह्यूमनिस्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हों, क्योंकि उस टाइम पे एक पर्सन फिलोसोफर भी हुआ करता था, एस्ट्रोनॉमर भी हुआ करता था, साइंटिस्ट भी था, बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड इन वन मैन, उसी को बोला गया रेनेसांस मैन। Renaissance aroused the spirit of equality among the people and attacked on the superstition and rituals prevailing in the society। देखिए उस टाइम पे जैसा कि हमने पढ़ा रोमन एम्पायर में और थर्ड ऑर्डर में कि क्लर्जी का डोमिनेंस ज़्यादा था, तो वो अपनी ही सोच इम्पोज करता था, अपने ही आइडियाज़ इम्पोज करता था। अब रेनेसांस के बाद इनके अंधविश्वास और जो सुपरस्टिशंस थे उनके आइडियाज़ होने लग गए कम, और यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का और बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम के आइडियाज़ कि फ्रीडम क्या है, राइट्स क्या है, एक सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी क्या है, ये सारे आइडियाज़ लोगों में आने लग गए। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वर डीपली अफेक्टेड बाय द रेनेसांस। अब आप किसी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। हाँ, भले ही सारी चीज़ आप कर सकते हो लेकिन कानून के अंदर रह के। रीजन्स फॉर द बर्थ ऑफ रेनेसांस पूछ लिया जाता है कभी कभार 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कि क्या है रीज़न, क्या रीज़न थे कि जिससे कि रेनेसांस का बर्थ हुआ। कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। देखिए सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग चालू हो गया था, मंगोल्स ने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया था, बिजेंटाइन एम्पायर ने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया था, तो वहाँ के आइडियाज़ भी एक्सप्रेस हो ही रहे थे, लोग देख ही रहे थे कि अरे ये कैसा नया कल्चर है जहाँ पे लोगों को इतनी आज़ादी और हम लोगों को नहीं। विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द बिजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज, द पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड। जो कोस्ट इटली के बंद हो गए थे रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, दोबारा से जब दूसरे लोग उसको रूल करने आए, बिजेंटाइन एम्पायर हो गया या इस्लामिक कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, इन लोगों ने ट्रेडिंग दोबारा चालू कर दी, और मंगोल्स ने सिल्क रूट के थ्रू ट्रेडिंग चालू कर दी थी पूरे यूरोप से। फ्रॉम द 12th century as the Mongols opened up trade with China via Silk Route and as trade with Western European countries also increased। इसी समय पे आपका चाइना की वजह से मंगोल्स, ये वही समय है जब मंगोलियंस ने चाइना को हरा दिया था और सिल्क रूट से ट्रेडिंग करना चालू कर दिया था। इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल।
दे नो लॉन्गर सॉ themselves एज अ पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर बट एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इटली अब अपने आप को किसी राजा द्वारा रूल किया गया स्टेट नहीं समझता था। वो बोलते थे अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम रिपब्लिक बन गए हैं, हमारे आइडियाज़ डेवलप हो गए हैं और इकोनॉमिकली तो बहुत वेल्दी हो ही रहे थे। क्रूसेड्स द क्रूसेड्स अगेंस्ट द टर्क बिगैन एज अ रिलीजियस वॉर बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। अब देखिए आइडियाज़ डेवलप होते हैं, कभी भी जब रिलीजियस वॉर होती है तो उसमें आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, कुछ लोग उसको अग्री करते हैं, कुछ लोग उसको अपोज करते हैं। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से आपका रेनेसांस आया, जिसमें लोगों ने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ावा दिया। डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म, जैसे ही हमने थर्ड एम्पायर पढ़ा, जैसे हमने थ्री ऑर्डर पढ़ा था, तो उस टाइम पे क्राइसिस ऑफ 4th सेंचुरी भी आया था। तो वहाँ पे ये भी चीज़ें थी जहाँ पे शिट ये गलत हो गया। डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म, जैसे कि आपने देखा थर्ड ऑर्डर के चैप्टर में, थ्री ऑर्डर के चैप्टर में, एक टाइम ऐसा है जहाँ पे फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो गया और नए टाउन डेवलप होने लग गए, जिसको बोला गया फोर्थ ऑर्डर भी जिसको माना गया। तो उसी समय बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी फ्यूडलिज्म बिगैन टू डिक्लाइन, पेविंग द वे फॉर द न्यू ऑर्डर यानी कि फोर्थ ऑर्डर इन दी सोसाइटी। और अगला रीज़न था राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड ट्रेड। जैसे ही फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ, सारे जो पीजेंट्स अब जो फ्रीली रहना चाहते थे वो टाउन्स में आने लग गए ट्रेडिंग करने के लिए। अब वो टाउन में ही जाके अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेचते थे। एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वॉज अकम्पनीड बाय ग्रोथ इन 3 रिलेटेड एरियाज। देखिए किसी भी एरिया को या किसी भी एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपैंड करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स। आखिरकार जो प्रोड्यूस निकला है वो बेचेगा कहाँ पे किसान? इन्हीं सब एरियाज़ में तो जीतेगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस, और ट्रेडिंग होगी तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री में भी उसको भेज सकते हैं। और टाउन का तो रोल था ही, क्योंकि अर्बन सेंटर्स बोला गया था टाउन को। राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, अब ना तो क्लर्जी ऑर्डर, ना तो नोबिलिटी ऑर्डर और ना ही लोअर क्लास यानी कि पीजेंट और सर्व थे। अब आ गया एक नई क्लास जिसको बोला गया मिडिल क्लास। अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज एज पीपल वर मोर इंक्लाइंड टू लिबरल सोसाइटी। अब लोगों के दिमागों में ये आइडिया आने लग गया कि जब फ्यूडलिज्म डिक्लाइन होने के बाद हम नई सिटी में, नए टाउन में रह सकते हैं जहाँ पे हमको फ्रीडम ली, आप अपने प्रोड्यूस को बेच रहे हो, वहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो हम लोग लिबरल क्यों नहीं हो सकते? हम लोग एकदम फ्रीडमली क्यों नहीं जी सकते हैं? क्यों हमको आज़ादी नहीं मिल सकती? अब ये लोगों के मन में आइडिया आने लग गया कि अब एक ऐसा नेशन हो जिसको तो हम बहुत प्यार करें, लेकिन कोई राजा उसको राज ना करे। अगर राजा राज कर भी रहा है तो थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशन पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूरे लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये फैसला क्यों लिया, और लोगों के हित में होना चाहिए, ना कि राजा के हित में, राजा के प्रॉफिटेबल में। राइज ऑफ द नेशंस, अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़। यहाँ से आपका एनसीईआरटी का मेन जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। After the fall of the Western Roman Empire, many of the towns that had been political and cultural centers in Italy fell into ruin. अब हम चलते थोड़ा पीछे, ये सारा जो इससे पहले करवाया वो तो आपका इंट्रोडक्शन था। अब स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकली हम पढ़ेंगे ये क्या हुआ था, इटली सिटी रिवाइव कैसे हुई, क्योंकि इटली सिटी सारी डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि रोमन एम्पायर भी टूट चुका था। इस समय जब रोमन एम्पायर गिरा तो कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी, जिसको जो समझ में आ रहा था, जो ज़्यादा पावरफुल था, वो उस एरिया और टेरिटरी को रूल कर रहा था। ऐसे ही वेस्टर्न यूरोप को फ्यूडल लॉर्ड्स ने रूल किया, जो कि हमने थ्री ऑर्डर में पढ़ा, एंड यूनिफाइड अंडर द लैटिन चर्च। वेस्टर्न एम्पायर था तो फ्यूडल बॉन्ड से चल रहा था, फ्यूडलिज्म वहाँ पे बढ़ गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी दबदबा किसका था? वो था क्लर्जी का, यानी कि चर्च का। ईस्टर्न यूरोप वेंट अंडर द रूल ऑफ बिजेंटाइन एम्पायर, जिसको प्रेजेंट डे इस्तांबुल बोला जाता है, एंड इस्लाम वॉज बिल्डिंग अ कॉमन सोसाइटी फर्दर वेस्ट। इस्लाम के रूलर ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को हरा दिया था। अब इस्लाम थोड़ा इंक्रीज़ होने लग गया, उसी टाइम पे क्रिश्चियनिटी भी इंक्रीज़ पे थी, यानी कि वो स्प्रेड हो रही थी बहुत तरीके से। बिजेंटाइन एम्पायर ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वेस्टर्न यूरोप में आपके फ्यूडल लॉर्ड और आपके चर्च थे, ईस्टर्न यूरोप में बेजेंटाइन एम्पायर था, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी माना जाता था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि बिजेंटाइन एम्पायर का सबसे बड़ा रोल था क्रिश्चियन और ग्रीक कल्चर को मिलाना। दे ब्लेंडेड द क्रिश्चियन एंड ग्रीक कल्चर, और फिर फर्दर आपका ह्यूमनिज्म और रेनेसांस की भी डेवलपमेंट इसी की वजह से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं जो बोलते थे कि अगर आप मॉडर्नाइज हो रहे हो तो इस तरीके से हो कि आपका पास्ट भी पीछे ना छूटे, आप पास्ट से रिलेटेड चीज़ों से सीखो और उसी को मॉडर्नाइज तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करके वो रूल और कानून बनाए जाएँ। One of the most vibrant cities was Venice and another was Genoa. They were different from other parts of Europe. क्यों ये डिफरेंट थे? क्योंकि यहाँ पे क्लर्जी पॉलिटिकली डोमिनेंट नहीं था, सिर्फ क्लर्जी का रूल नहीं चलता था। यहाँ पे पावरफुल
फ्यूडल लॉर्ड्स का भी कोई रोल नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फर्दर नए नए आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे। यहाँ पे लोगों का सोच अब सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड केज्ड नहीं था, अब राजाओं के कहने पे नहीं चलते थे, अभी अपने बारे में भी सोचना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये ट्रेडिंग सेंटर भी बन गए थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज्म। ये होगा आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जो इस चैप्टर का अगला पार्ट होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।